हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं। एक तो एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं इंडिया के, डॉक्टर जयशंकर जी, उनका कहना है कि हम परमानेंट मेंबरशिप लेंगे यूनाइटेड नेशन की। आज से 80 साल पहले 5 कंट्रीज ने ये डिसाइड किया कि हम ही परमानेंट मेंबर होंगे, लेकिन वाई नॉट इंडिया। और उन्होंने फिर अपने जो ग्रोथ रेट है उसकी बात की कि जो पेंडेमिक था उसके दौरान भी हमारा 7% के आसपास ग्रोथ था और अभी 8.5% है। तो यानी वो शायद ये कहना चाहते हैं कि इंडिया डिजर्व करता है बहुत सारी चीज़ें वो ओपन सी में भी कर रहा है, जैसे पायरेट्स के खिलाफ ऑपरेशन हो या फिर इस तरह की और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड की पावर्स हैं वो कर रही है, और इंडिया भी इसी तरीके से उसमें ओपनली पार्टिसिपेट कर रहा है। तो देखते हैं कि क्या होता है। इस हवाले से बात होगी। दूसरी तरफ एक बड़ी अहम डेवलपमेंट दूसरी है, शी जिनपिंग और जो बाइडेन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, और शी जिनपिंग ने कहा कि अमेरिका और चीन एक दूसरे की तरफ बैक करके नहीं बैठ सकते। क्या है इसमें, क्या हो सकता है इन नियर फ्यूचर, इस पे भी बात करेंगे। और बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर रहे हैं हमारे बड़े अच्छे दोस्त, हमारे भाई, सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। Thanks for inviting me, फकर भाई. Always a pleasure. माखाम मोपा खैर आपको. थैंक यू और वेरी मच। चूंकि आपने मुझे अपना भाई का, तो ज़ालता थैंक्स अ ज़ाला लॉट। मीना कावोम. जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। एंड आपको भी माकाम पखैर, आपको गुड इवनिंग जी, नमस्ते आपको कहते हैं, वेलकम करते हैं आपको शो में। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे डॉक्टर जयशंकर की स्टेटमेंट से। गुजरात में उन्होंने बात की, ऑडियंस ने उनसे पूछा कि जी इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप, तो उन्होंने बड़ी मतलब डिटेल में फिर बात की इस हवाले से। सर क्या कहेंगे, हमने देखा इंडिया लास्ट शायद 2 और 3 ईयर से इस कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं मिली। क्या वजह हो सकती है? हालांकि हम जब देखते हैं इंडिया को एज ए जिसे कहते हैं ग्लोबल लीडर के तौर पे या ग्लोबल प्लेयर के तौर पे, तो उसमें डे बाय डे वो बहुत सारी चीजों को बहुत तेजी के साथ इंप्रूव कर रहा है। डॉक्टर जी शंकर साहब जो कह रहे हैं कि हमें मेहनत मजीद करनी पड़ेगी, लेकिन हम ये कर सकते हैं, आपका टेक चाहूंगा इस पर। देखिए फकर भाई, मेहनत लगेगी क्योंकि ना अगर मैं इसको लीगली भाषा में समझाऊं, आर्टिकल 108 और आर्टिकल 109 यूएन चार्टर का, वो बात कहता है अमेंडमेंट की. ठीक है ना. अमेंडमेंट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप आर्टिकल 25 देखें यूएन चार्टर का, या आर्टिकल 27 देखें यूएन चार्टर का, जहां पे ये लिखा गया है, आर्टिकल 25 ये कहता है यूएन चार्टर का कि सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी. इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिक्योरिटी काउंसिल के पास. और जनरल असेंबली भी कर सकती है, मगर अगर सिक्योरिटी काउंसिल फेल हो जाए तो आर्टिकल 9, 10, 11 में से जनरल असेंबली के पास भी पावर है कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल नहीं कर पा रही है वीटो की वजह से या और कारण से, उसको यूनाइटेड फॉर पीस रेजोल्यूशन कहते हैं, उसके अंदर में जनरल असेंबली भी सिक्योरिटी काउंसिल का काम कर सकती है. मगर दिक्कत यह है कि यदि आपको सिक्योरिटी काउंसिल आर्टिकल 27 में लिखा है या 25 में लिखा है कि उनके टोटल मेंबर 15 है, और अब आपको 15 में से 5 परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट है, तो यदि आपको और परमानेंट मेंबर डालना है तो आपको यूएन चार्टर में अमेंडमेंट करना पड़ेगा जी। उस अमेंडमेंट का पूरा प्रोसीजर 108 में दिया हुआ है और 109 में दिया है. चार्टर को अमेंड करने के लिए तरीका यह है कि जनरल असेंबली के जितने मेंबर हैं, उन टोटल मान लीजिए अगर 190 मेंबर हैं, तो 1/3 उसके 2/3 उसका जो है, वो लोग एक रिजोल्यूशन पास करेंगे कि भाई हम जनरल असेंबली चार्टर को इस तरीके से अमेंड कर रहे हैं, और जो भी अमेंडमेंट वो करेंगे फिर वो 2/3 ऑफ द कंट्री अपने अपने पार्लियामेंट में उसको जो है अमेंड करवाएंगे. अब पॉइंट ये कि इट्स नॉट एन इजी थिंग. जनरल असेंबली में 2/3 आपको तो चाहिए ही चाहिए ना. 2/3 लोगों का मेजोरिटी आपको चाहिए होगा. यानी कि मान लीजिए अगर जनरल असेंबली की जो 180 मान लेते हैं ऑन एन एवरेज, हालांकि 95 के आसपास है, लेकिन फॉर द मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी लेट्स से ये 180 है या 210 मान लीजिए. मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी के लिए नंबर 197 या 98 है. तो मान लीजिए अगर 210 है, तो उसको अगर हम 2/3 कर देते हैं, यानी कि 210 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, तो वो हो जाता है आपका 140, 140 या 120.
करना पड़ेगा। यस, तो 140 सीट चाहिए होगा, 140 स्टेट्स आपके फेवर में चाहिए होंगे जो ये कहें कि हाँ हम इस रिजोल्यूशन को यानी कि भारत को सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनवाना चाहते हैं। अब उसके बाद ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ये होगा कि अब ये 140 या कोई भी 140 देश अपनी अपनी पार्लियामेंट में जाकर के भी इस रिजोल्यूशन को वो पास करवा ले। इसीलिए आप देखिए जब भी G20 होता है या कोई और ओकेजन होता है तो भारत जहां भी जाता है वो ये कहलवाता है उन देशों से कि हम भारत का जनरल असेंबली, भारत का सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट का सपोर्ट करते हैं। वो इसीलिए करवाता है क्यों, क्योंकि आपको अपने लोगों से, मान लीजिए आपने सिक्योरिटी काउंसिल में चुपके से वोट कर दिया और अपने यहाँ पे जाके उसको आप अगर रेटिफाई नहीं करा रहे अपनी पार्लियामेंट से तो वो वैलिड नहीं होगा। इसलिए आपको एक ओपन इंस्टांस रखना पड़ता है ताकि आपके लोगों को भी पता हो कि कल को यदि यूनाइटेड नेशन चार्टर में अमेंडमेंट होगा तो ये देश सारे जो है वो अपने अपने पार्लियामेंट में भी जाकर के वो करवाएंगे। अच्छा, एक इसमें तीसरा स्टेप है। वो तीसरा स्टेप ये है फकर भाई कि ये जो 2/3 स्टेट अपने अपने यहाँ पे रेटिफाई करेंगे, ये चूंकि जनरल असेंबली के वोटिंग में तो परमानेंट मेंबर का कोई कॉन्सिक्वेंस है नहीं, क्योंकि परमानेंट मेंबर इज ओनली रिलेवेंट व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी काउंसिल। मतलब आप अगर अमेरिका हो या चाइना हो या फ्रांस हो तभी मैटर करेगा जब आप सिक्योरिटी काउंसिल के रिजोल्यूशन पे वोट कर रहे हो। यदि आप जनरल असेंबली के रिजोल्यूशन पे वोट कर रहे हैं तो आप अमेरिका हो या युगांडा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम वोट है और सेम पावर है, सेम पावर है। वो जनरल असेंबली के रिजोल्यूशंस को वीटो नहीं कर सकते। इसलिए जनरल असेंबली में जब 2/3 मेंबर्स पास कर रहे होंगे तो अमेरिका इज इक्वल टू सेनेगल, ठीक है ना, या इंडिया इज इक्वल टू नेपाल, ये आप ऐसे समझ लें। तो पहला स्टेप कि 2/3 आप जनरल असेंबली में पास करवाएं। सेकेंड स्टेप कि यही कोई भी 2/3 टोटल 2/3 स्टेट जाकर के अपने अपने पार्लियामेंट में पास करवाएं। और थर्ड स्टेप ये है कि जो पांचों ये आपके परमानेंट स्टेट हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर हैं वो भी इसको अपने यहाँ पे अपने कंट्रीज में जा करके रेटिफाई कराएं। यानी कि जो 2/3 स्टेट्स को अपने पार्लियामेंट में रेटिफाई कराना है वहां पे पांचों सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर का रेटिफिकेशन जरूरी है। तो यानी कि आपने मान लीजिए जनरल असेंबली से रिजोल्यूशन अमेंडमेंट का पास करवा लिया और आपको 140 स्टेट्स ने भी पास कर दिया, लेकिन यदि उन 140 में से कोई एक भी अगर 5 परमानेंट मेंबर का स्टेट बाहर रह जाता है तो वो 140 स्टेट का अपने अपने पार्लियामेंट में पास कराया गया जो रेटिफिकेशन और रिजोल्यूशन होगा वो इनइफेक्टिव हो जाएगा। इसलिए पांचों सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर जो है उनको अपनी पार्लियामेंट में इसको पास कराना रिक्वायर्ड है एज फार एज द रेटिफिकेशन इज कंसर्न। तो ये टफ काम है, आपको बहुत ज्यादा लॉबिंग करनी पड़ेगी, आपको बहुत ज्यादा गिव एंड टेक करना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी कि भाई हम ऐसा करेंगे, आपको अपना रोड मैप बताना पड़ेगा। प्लस आप अगर सिक्योरिटी काउंसिल में जा रहे हैं तो आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे तो आपका जो है कंट्रीब्यूशन जो यूनाइटेड नेशन को जाता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन पैसे तो कमाता नहीं है, ये तो हमारे आपके चंदे पे चलता है, तो वो जो फंड का कंट्रीब्यूशन है वो भी आपका बढ़ेगा। देयर विल बी लॉट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लॉबिंग, देशों को कन्विंस करना, दिस विल बी द टफ टास्क। जी अच्छा, डॉक्टर साहब थोड़ा सा डॉक्टर जयशंकर जो है वो अक्सर ये बात करते हैं और मेरे ख्याल जैसे जैसे कहते हैं कि आपके पास दौलत, ताकत और बाकी चीजें आती है तो फिर आपका मतलब दिल कर रहा होता है, आपका दिमाग भी चल रहा होता है कि भाई व्हाई नॉट दिस एंड व्हाई नॉट दिस। जिस तरह अमेरिका ने किया और दुनिया पे रूल करता रहा, रशिया ने किसी हद तक किया, अब चीन का भी एक रोल है, लेकिन शायद यूएस जैसा किसी का भी मेरा ख्याल नहीं है। तो हर कोई ये चाहता है, लेकिन परमानेंट मेंबरशिप से इंडिया क्या चाहता है कि जिस तरह बाकी चीजें हमारी आगे गई और हमने तरक्की की, दुनिया ने हमें माना, जाना, एक्सेप्ट किया हर तरीके से, हर फील्ड में, तो ये एक ऐसी चीज होगी कि हमारे पास ये नहीं है तो ये भी पूरी हो जाए। इसलिए देखिए सिक्योरिटी काउंसिल की भी क्रेडिबिलिटी का सवाल होगा ना। अभी सिक्योरिटी काउंसिल बड़ा ही इनक्रेडुलस इंस्टीट्यूशन है, बहुत कम लोग भरोसा करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपको ये पता है कि सिक्योरिटी काउंसिल एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, सिक्योरिटी काउंसिल डेमोक्रेटिक नहीं है जैसे कि जनरल असेंबली है। क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में देख लीजिए कि अमेरिका या फ्रांस के जो वोट है उसको स्पेशल स्टेटस है, जबकि जो नॉन परमानेंट मेंबर के उनका कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है। सिमिलरली उसी प्रकार से यदि आप देख लें ये जो
आपका जनरल असेंबली रिजोल्यूशन है, यहाँ पर भी इनके अलग अलग वोटिंग पैटर्न है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर इंडिया आता है सिक्योरिटी काउंसिल पे तो दो होंगे, एक तो यूनाइटेड, क्योंकि देखिए गवर्नेंस तो चाहिए फकर भाई, आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट को गवर्न करने के लिए बिल्कुल ठीक। स्टेट्स बनाने पड़ते हैं, गवर्नमेंट पख्तूनख्वा बनाना पड़ेगा जिसमें कि पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट गवर्न हो, एग्जैक्टली पख्तूनख्वा को स्टेट गवर्न करने के लिए पाकिस्तान बनाना पड़ेगा, एग्जैक्टली पाकिस्तान को गवर्न करने के लिए आपको यूनाइटेड नेशन, एक अल्टीमेटली एब्सोल्युटली स्टेट्स को भी गवर्न करने के लिए तो कुछ चाहिए, वरना ही तो लड़ते फिरेंगे लोग जी आपस बिल्कुल में। यूनाइटेड नेशन का कंट्रीब्यूशन, ये तो आप मानेंगे फकर भाई कि जो 1945 के और 1916 में और 1945 में जितनी लड़ाइयां हुई, जी जो बिल्कुल नंबर ऑफ डेथ हुआ, वो घटकर एकदम जिसे कह लीजिए स्टीपली लो पे आ चुका है। यूनाइटेड नेशन बिल्कुल हैज चेंज द एटीट्यूड कि लोग अब वॉर को एज अ सेल्फ डिफेंस में जाते हैं। कोई राइट भी ये नहीं कहता कि हम वॉर को एज एन ऑफेंस कर रहे हैं, एवरीवन सेज कि हम जी सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं, हम सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं। इतना तो आ गया ना शर्म और लिहाज लोगों में जी कि वो कहते हैं कि हम सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं, वरना पहले तो ये होता था कि हमारी बात नहीं मानोगे तो हम वॉर कर देंगे। दिस माइंडसेट हैज बीन चेंज एंड इट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर कि उन्होंने देशों को ये कन्विंस कर दिया है कि भाई अब जो है वॉर इज नॉट अ सोल्यूशन, एटलीस्ट एज अ टूल टू फॉरेन पॉलिसी। तो इसलिए इंडिया का आना क्रेडिबिलिटी वाला ये होगा, क्योंकि अभी वाला जो है वो यूरोपियन ऑर्डर है बेसिकली, जी मोस्टली बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आप देख ले अमेरिका यूरोपियन, बेसिकली यूरोपियन लोग ही अमेरिकन यूके है, फ्रांस यूके, ये सारे यूरोपियन है। आपका लैटिन अमेरिका से कोई नहीं है, आपका एशिया से डिस्प्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है, मतलब चार पांच में से चार यूरोपियन है। रशिया फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पस यूरोपियन है। जी मैं जी रशिया को एशियन नहीं मानता, उनका कुछ पार्ट ठीक एशिया है में होगा और आज की डेट में सेंट्रल एशिया उनसे जा चुका है, वो भी मेजोरिटी बिल्कुल जो है जी वो बेसिकली यूरोपियन का ही, यूरोप का ही पार्ट है, ईस्ट यूरोप आप कह लें। तो रशिया यूरोपियन, फ्रांस यूरोपियन, यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन, अमेरिका यूरोपियन, एक है सिर्फ चाइना। चाइना तो ये लोग मिलकर के वर्ल्ड पॉलिटिक्स गवर्न करेंगे। ये क्या समझते हैं, जो जो प्रॉब्लम इंडिया पाकिस्तान के बीच में है वो एक फ्रेंच कैसे समझ लेगा, जो एक प्रॉब्लम चाइना और ताइवान के बीच जबरदस्त में है उसको कैसे समझ लेंगे वो। यू आर राइट सो बिल्कुल दैट्स व्हाई वी नीड पीपल ऑफ डाइवर्स अंडरस्टैंडिंग जो वहां पहुंचे। जी राइट अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज आपने कहा कि वन थर्ड ठीक है दुनिया से भी चाहिए ये सारी चीजें चाहिए लेकिन हमारा तो आपस में एशियन यानी चीन पाकिस्तान और इंडिया यानी मैं तीनों को ठीक है पाकिस्तान की इकोनॉमी कमजोर है बहुत सारे मसले मसाइल से हम गुजर रहे हैं लेकिन एक अगर बाकी मुल्कों से कंपेयर किया जाए तो उस हिसाब से फिर एक बेहतर कंडीशन है डिफेंस वेफेंस या बाकी चीजें और सबसे बड़ी बात हम कहते हैं जी हम न्यूक्लियर पावर है तो चले एक जो भी हम कहते हैं जैसे भी आए लेकिन है सही मुझे ये बताया कि आपस में हमारा यानी चीन और इंडिया के बीच में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बड़े सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो ये नहीं जरूरी कि अगर इसको हल किया जाए फिर रशिया को जैसे अपने साथ मिलाया जा सकता है क्योंकि चीन की भी सुनता है और इंडिया की तो खैर बहुत रिस्पेक्ट है वहां पर रशिया में तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये चीजें अगर थोड़ी सी की जाए तो ये काम आसान हो जाएगा इंडिया के लिए भी और इस रीजन के लिए भी बड़ा बेहतर हो सकता है देखिए फकर भाई, जो बात आप कहना चाह रहे थे आप शायद उसमें हेजिटेट करते। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, ठीक है ना, जी पाकिस्तान कोई छोटा बड़ा मुल्क नहीं है, बिल्कुल ठीक है बहुत बड़ी आबादी है, 24 करोड़ लोग एग्जैक्टली की एक छोटी 25 करोड़ के population बाद है। तो ये कोई छोटा पॉपुलेशन नहीं है। पाकिस्तान एग्जैक्टली एक स्ट्रॉन्ग कंट्री भी है, इसमें भी कोई शक जी नहीं है, एटलीस्ट मिलिटरीली है, इट्स अ फोर्स टू रेकन विद। या पाकिस्तान की समस्या है कि ये मिसमैनेज्ड है। पाकिस्तान की यू आर राइट समस्या है कि इट इज नॉट एबल टू पुट इट्स हाउस इन ऑर्डर, और उसके लिए या उसको कुछ आइडियोलॉजिकल और थ्योरेटिकल समझौते करने पड़ेंगे। यू आर समझौता राइट अब समझना पड़ेगा, समझौता बेशक नॉट कॉम्प्रोमाइज। समझौता मींस व्हाट आई मेंट वाज दैट जी दे हैव टू बिल्कुल अंडरस्टैंड समथिंग। तो दैट विल बी एन आइडियल सिचुएशन। अगर हम आइडियोलॉजिकली, ये जो चाइना इंडिया पाकिस्तान तीनों के बीच में प्रॉब्लम आइडियोलॉजिकल है ना, ये कोई जी प्रॉब्लम बिल्कुल जो है वो सिचुएशनल या फैक्चुअल नहीं है, ठीक है ना। अगर आइडियोलॉजिकल अब चाइना है, वो अगर कम्युनिज्म को छोड़ दे या कम्युनिज्म के साथ ये समझे कि भाई डेमोक्रेसी, आई थिंक मे बी आई एम रॉन्ग, बट मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि डेमोक्रेसी इज द पेनिसिया, इज द सोल्यूशन। ह्यूमन फ्रीडम भाई एक इंपॉर्टेंट चीज है। आप चाहे पॉलिटिकली उसको सबवर्ट करो, चाहे रिलीजियसली सबवर्ट करो, ह्यूमन फ्रीडम को जो भी सबवर्ट करता है, यानी मेरी सोचने की क्षमता, मेरे समझने की क्षमता, मेरे जीवन को अपने डिसीजन लेने की, फैसले को तुम इन्फ्लुएंस करने की क्षमता, ये सब चीज को मैं एक ऑब्स्टेकल मानता हूं इन द रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल। अगर फकर भाई हमें और आपको कुछ आप करने ही नहीं दोगे,
आप हाँ अगर जी, लड़कियों को घर में बंद कर दोगे तो आपने ह्यूमन बिल्कुल, पोटेंशियल मार दिया ना। एग्ज़ैक्टली, उसी तरीके से यदि चाइना भी ये है कि आपने अगर दूसरी जो पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स है उनको आपने खड़ा ही नहीं करने दिया, आपने उनको खत्म कर दिया, तो आपने एक तरीके से ह्यूमन एस्पिरेशंस की हत्या कर दी। तो व्हाट आई एम सेइंग इज दे कि अगर हम डेमोक्रेसी के ट्रू प्रिंसिपल को लेके चले कि भाई डेमोक्रेसी मींस ह्यूमन लिबर्टी, ह्यूमन शुड बी गिवन एब्सोल्यूट फ्रीडम सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, जो थोड़ी जरूरत होती है मोरालिटी या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, मिनिमम गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, उसके साथ आप ह्यूमन फ्रीडम दे दे। अगर बिल्कुल, पाकिस्तान एक ट्रू डेमोक्रेसी बन जाए, विच इट इज एस्पायरिंग टू बी। अच्छा, यू आर पाकिस्तान राइट, की दिक्कत यह है कि इट एस्पायर्स टू बी डेमोक्रेसी बट वांट्स टू बी फ्रेंड्स विद डिक्टेटरशिप। और चाइना की प्रॉब्लम यह है कि दे एस्पायर टू रूल द वर्ल्ड टू फ्री देम फ्रॉम द शैकल्स ऑफ कैपिटलिज्म बाय सबजुगेटिंग देम टू द कम्युनलिज्म। ये तो हुँ, पागलपन है ना कि एक फ्रीडम से निकाल, एक चीज से छुड़ा करके और दूसरे नहीं। ये तो मुझे याद आता है जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो वहां के लोगों ने वहां के राजा को उखाड़ के फेंक दिया और फिर वो कहा कि अब यहाँ पे लोगों का राज चलेगा, लोकशाही चलेगी। और राइट, इसको इस नाम पे फ्रांस जो नेपोलियन था वो यूरोप के कई कंट्रीज में गया, वहां उसने लड़ाइयां लड़ी इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी। उसने कहा आई एम हियर टू लिबरेट यू फ्रॉम दीज किंग्स। ये अपने आप को ज्यादा सुपीरियर समझते हैं और हम लोग को प्रजा समझते हैं, हम लोग को सब्जेक्ट समझते हैं, एंड फ्रांस हैज कम टू लिबरेट यू फ्रॉम दीज टायरनीज। उसने कई वॉर जीते, कई वॉर जीते यूरोप में। वापस जब वो आया फ्रांस में, उसने अपने आप को एम्परर डिक्लेयर कर दिया। हुँ, दैट इज अ प्रॉब्लम कि तुम लड़े राजाओं के अगेंस्ट में, आके खुद को राजा डिक्लेयर कर दिए। जब आदमी ओके, खुद को कुछ डिक्लेयर कर देता है ना तो प्रॉब्लम हो जाती है, समस्या हो जाती है। तो ऑल आई एम सेइंग इज दैट पाकिस्तान वांट्स टू बी डेमोक्रेसी, वी हैव टू हेल्प इट। पहले तो हुँ, पाकिस्तान को इंटेलेक्चुअली समझाना पड़ेगा डेमोक्रेसी जी, होता क्या है। सो यू आर पाकिस्तान राइट, बी इनकरेज नॉट डिस्करेज टू श्योर, प्ले विद और टू अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बनेगा, राइट, एक दिन में नहीं आएगा। और बिल्कुल, चाइना को भी ये समझना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी ही जो है वो वे फॉरवर्ड है। और अगर ये हो जाए तो फिर इस खित्ते में एशिया हैज रूल्ड द वर्ल्ड एंड एशिया विल। भाई आप और हम एक समय मिलकर ज़बरदस्त, जब हम इंडिया थे ज़बरदस्त, तो इंडिया और चाइना मिलकर 55% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी थे। आज ज़बरदस्त, 55% का एक हिस्सा, हाफ से ज़्यादा, जी, हाफ से ज्यादा। और आज 55% का एक हिस्सा जो है वो खाने के लिए मोहताज है। क्यों? क्योंकि यस, मिसमैनेजमेंट है, मिसअंडरस्टैंडिंग यस, है। जो बिल्कुल, सोने की चिड़िया थी वो कटोरी लेके भीख नहीं मांग सकते। उनको अगर अपने आप को थोड़े बहुत वो ठीक थोड़ी बहुत चीजें समझ ले, फिर से सोने की चिड़िया होगा। और सोने की चिड़िया कोई जरूरी नहीं है कि पॉलिटिकली एक हो, दो सोने यस, की चिड़िया हो यू आर सकती राइट, है। ठीक है ना, कल्चरली हम एग्रीड, जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकली दो अलग अलग है, क्या दिक्कत है? अमेरिका और गुड, कनाडा इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, जर्मनी और फ्रांस एग्जांपल है, बेशक, स्विट्जरलैंड और फ्रांस एग्जांपल है। दोनों अलग अलग कंट्री है, जी, आप फ्रीली आ जा सकते हैं। वुड यू बिल्कुल कैन बी सही, लाइक दैट? तो क्या बिल्कुल सही, आप बताइए, क्या फ्रांस की डेवलपमेंट और स्विट्जरलैंड की डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम है? दोनों अमीर कंट्री है भाई। ज़बरदस्त है, स्विट्जरलैंड की जनता या तो फ्रेंच है, या तो जर्मन है, या तो इटालियन है। वी कैन बी हुँ। लाइक दैट ऑल्सो ना। यू आर राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और डॉक्टर साहब बिल्कुल ये तो बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, शायद पहले भी हम इस पे 2 दफ़ा बात कर चुके हैं कि अगर ये कंट्रीज़ आपस में इनका सेटलमेंट होती है, और सेटलमेंट की जो आपने बात की, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वो अलग-अलग रह के एक-दूसरे के साथ वो नहीं कर सकते, कोलैबोरेट नहीं कर सकते या कोऑपरेट नहीं कर सकते, तो बड़ी वाक़ई वर्ल्ड की जो रियल पावर होगी फिर वो एशिया होगा। शायद ही कोई मतलब उनके सामने कोई और आ सकता हो। इसके लिए नहीं कह रहे हैं कि हम वो जाके किसी के साथ जंगें शुरू कर दे या वो कर दे, लेकिन इन्फ्लुएंशियल होंगे, पूरी दुनिया के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस होगा। अब इंडिया चीन का भी काफी है, लेकिन अगर पाकिस्तान भी और ये तीनों अगर आपस में इनकी सही मसले मसाइल हल हो जाते हैं तो बहुत काम आसान हो जाएगा। डॉक्टर साहब एक लास्ट में, चाइना और यूएस, उनके दरमियान भी कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों बड़ी पावर्स हैं। जिस तरीके से अभी शी जिनपिंग की बात हुई, टेलीफोनिक राब्ता हुआ नवंबर के बाद, अभी मार्च में तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 4-5 महीने के बाद, वो कह रहे हैं कि चीन और अमेरिका एक दूसरे की तरफ बैक करके नहीं बैठ सकते। क्या सिग्नल है? क्योंकि पहले अमेरिका ने इंडिया के ज़रिए थोड़ा-सा प्रेशराइज़ करने की भी कोशिश की चीन को, और ये अलग बात है कि इंडिया ने उनकी बात नहीं सुनी अमेरिका की, और ना उनकी पॉलिसी आप लोगों की है कि आप लेके और कोई बस चढ़ दौड़ेंगे कि जी अमेरिका कह रहा है तो इससे बड़ी बात और खुशी की बात क्या हो सकती है? वो हमारी वाली जो मैं यही कहूँगा कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, या जो जिसे कहते हैं कि एक बहुत बड़ी गलती है, वो आप लोगों ने नहीं की। हालांकि अमेरिका ने, मैं कहता हूं कि शायद लास्ट 2 इयर्स में हर तरह की चीज ऑफर की आपको, लेकिन नहीं की। अब अगर उनके दरमियान कोई सेटलमेंट होती है तो इससे हमारे रीजन के ऊपर क्या असर पड़ सकता
देखिए फखर भाई, अमेरिका ने हमें कुछ ऑफर नहीं किया। अमेरिका ने हमको कहा कि ये करो। अब ऑफर क्या कर रहे हो आप? ये करके मेरा ये काम करो, उसके बदले में पैसा देंगे। दिस इज नॉट एन ऑफर, दिस इज अ ट्रांजैक्शन कि भाई ये कर दो हमारे लिए। तो हम आपका काम क्यों करें भाई? ठीक है ना। अमेरिका का काम करने के लिए तो हम लोग नहीं बने हुए हैं, कोई भी नहीं बना। बिल्कुल अमेरिका का अपना इंटरेस्ट है, हमारा अपना इंटरेस्ट है भाई। तो मैं वही बात कहूंगा कि अमेरिका और चाइना के बीच में, अमेरिका देखिए, अमेरिका और चाइना दोनों की खास बात यह है कि अमेरिका इज एन एक्सपेरिमेंट ऑफ ह्यूमंस ह्यूमंस इन फॉर्म ऑफ जो एक नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी हुई, कि जो जहां जहां रहा उसने अपना कल्चर, जैसे आप अगर पहाड़ में रहते हैं तो पहाड़ के हिसाब से कल्चर, वेशभूषा, खाना बजाना, सब कुछ आपने वैसे ही डेवलप किया। तो दुनिया ऐसे ग्रो हुई, नेचुरली ग्रो हुई। लोग अपने अपने कल्चर, सोसाइटी के हिसाब से उन्होंने अपनी भाषाएं डेवलप की, उन्होंने अपने खान पान, अपने कपड़े, जैसे आप देख लीजिए जो लोग ठंडी में रहते हैं, ठंड जगह में रहते हैं, वो उसी तरीके के कपड़े पहन लेते हैं। उनको सारी सर्वाइवल स्किल्स आती है कि अगर ठंड पड़ रहा है तो कैसे तुम्हें अपनी लाइफ को जीना, वो अपने आप से सीख जाते हैं। बेशक। तो पॉइंट ये कि उसके बाद से जब अमेरिका यानी कि यूरोपियन जब अपनी टेरिटरी से बाहर निकल के दूसरी जगह गए, तो उन्होंने दो चीजें क्रिएट की, कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म। जी ठीक है ना। जी ये दो चीजों ने बड़ा डिस्ट्रक्शन किया। जैसे रिलीजन भी अपने वहां से निकला और जाके उसने कॉलोनिज्म, इंपीरियलिज्म का जो ये वो खेला पिछले ये 700-800 सालों में, अब वो शांत हो। बिल्कुल अब कोई नहीं आना चाहता है वापस से कि हम तुम पे कब्जा करें, हम ये करें वो करें। तो उसमें दिक्कत ये कि अगर चाइना अपनी आइडियोलॉजी जो कि कम्युनिज्म है उसको छोड़ता है, और वो ये बात एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाता है कि भाई देयर कैन बी डाइवर्स ओपिनियन, और वो है, अगर शी जिनपिंग साहब थोड़ा रिलैक्स कर दें, दूसरे ओपिनियंस को आप अगर जी सुनने दें, आप उनको जगह दें, तो आप एक क्रिटिसिज्म को सुनते सुनते ना आप अपने आप हो जाते हो डेमोक्रेटिक। जैसे हमारे जी यहाँ जो नेता होते हैं ना, उनको मिमिक्री करने वाले, उनके सामने उनका मजाक बना के, उनकी पॉलिसियों का मजाक बना के चले बिल्कुल जाते हो, नेताजी को ताल ठोकना पड़ता है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी का पावर। बिल्कुल तो अब उसी तरीके से पॉइंट यहाँ पे ये है कि अमेरिका और चाइना दुश्मन नहीं है। अमेरिका और चाइना भी यही चाहेंगे कि दुनिया में जो ट्रेड हो रहा है, जो दोनों बेनिफिशियरी हुए हैं, वो बना रहे। ठीक है ना। मगर दिक्कत ये है कि चाइना को एक काउंटर जो वेट होना चाहिए ना, वो समझ में आना चाहिए कि इंडिया इज ग्रोइंग, इसलिए अमेरिका इज अलाइनिंग विद यस इंडिया। बट ये कहिए कि वो चाइना से रिलेशन छोड़ देंगे, असंभव। they will never leave China, they will keep on exploring कि चाइना से बैकडोर कुछ और हो जाए, कुछ और अच्छा हो जाए, ये जो ताइवान वाला मैटर है सॉल्व हो जाए, साउथ चाइना सी वाला रूल बेस्ड ऑर्डर मान लिया जाए, ये बिल्कुल चलता रहेगा। तो अगर हम ये सोचें कि अब अमेरिका हमारे लिए आ गया और हमारे साथ लड़ाई करेगा, ये तो कक्षा 1-2 के लोग सोचते हैं भाई, सबके अपने इंटरेस्ट है। और कौन इंडिया में सारे सारे अमेरिकन हमें प्यार कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। बहुत से अमेरिकन हो गए इंडियन को गाली देते होंगे, बहुत से जी अमेरिकन चाइनीज को गाली देते हैं। जी आपको बिल्कुल हर जगह लोग मिलेंगे, आप अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करें बस, अपना एब्सोल्युटली इंटरेस्ट के हिसाब से चलें, और जो उतना ही काम करे तो आपके इंटरेस्ट को सर्व करता हो। अगर वो आपके बेशक इंटरेस्ट को हार्म करता है तो हाथ जोड़ दीजिए कि भाई साहब नमस्ते, हम नहीं कर पाएंगे। बहुत सही बात और मेरे ख्याल ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई किसी से ना नफरत करता है ना मोहब्बत करता है ना उनकी उसमें पागल होता है प्यार मोहब्बत या नफरत में कि भाई अमेरिका इंडिया के लिए हो इंडिया चीन के लिए हो चीन अमेरिका के लिए हो पाकिस्तान चीन के लिए हो सबका आपस में इंटरेस्ट होते हैं अपने और उसको मेरे ख्याल अगर कोई प्रोटेक्ट करता है तो वो कामयाब रहता है और इंडिया के हम बार बार एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं कि उन्होंने सेम टाइम पे रशिया और अमेरिका को मैनेज बहुत अच्छे से किया एक के साथ मिलिट्री बेस इतना इक्विपमेंट वो लेते हैं क्रूड ऑयल लिया उन्होंने हालांकि अमेरिका यूरोप ने बड़ी चीखें मारी लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई हमारा इंटरेस्ट इसी में इसलिए हम ले रहे हैं अमेरिका के साथ बहुत सारी डील्स की लास्ट 2-3 सालों में बड़े बड़े एग्रीमेंट्स हुए भाई रशिया को मेरे ख्याल पता है कि इंडिया ये कहता है कि ये हमारा इंटरेस्ट है भाई हमें इस चीज में फायदा ये हमें चीज चाहिए हम लेंगे हमें अगर फ्रांस से कुछ चीज लेनी है हमें जर्मनी से लेनी है हमें चीन से लेनी है हमें रशिया या अमेरिका से लेनी है तो ये उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बस जी एक डॉक्टर सेंटेंस और बोलूंगा, देखिए दुनिया को ऐसे समझिए, अमेरिका और रशिया इस समय कट्टर दुश्मनी में है। साहब बिल्कुल लेकिन ठीक लेकिन देखिए कैसे इंटरेस्ट कन्वर्ज होते हैं कि डिफरेंट इंटरेस्ट डिफरेंट ट्रांजैक्शन। जैसे ही हम रशिया के ऊपर उनको ये पता चला कि टेररिस्ट अटैक होने वाला है, तो टेररिज्म को लेके दोनों के इंटरेस्ट मिलते हैं, तो उन्होंने रशिया को टिप ऑफ किया। या भाई अल्टीमेटली मारना तो वो भी रशियन को चाहते हैं, सोल्जर्स नाटो तुम भेजोगे वहां पे तो रशियन को ही मारोगे ना। बेशक यूक्रेन के जरिए
लेकिन वही रशियन को वो बचाए, क्योंकि वो सोल्जर टू सोल्जर आर्म कॉन्फ्लिक्ट में तो मारने को तैयार है, मगर टेररिज्म के मीन से मारने को तैयार नहीं है वो। एब्सोल्युटली राइट। डिफरेंट इंटरेस्ट, डिफरेंट ट्रांजैक्शन, और देखिए आप कैसे ट्रांजैक्शन बदल जाता है। बेशक। टेररिज्म को लेके दोनों एक तरीके से सोचते हैं, और जो है यूक्रेन को लेके दोनों अलग अलग सोचते हैं। दोनों के बिहेवियर भी अकॉर्डिंगली, एक ही आदमी में 2 बिहेवियर हो सकते हैं, 3 बिहेवियर हो सकते हैं, 4 बिहेवियर हो एग्जैक्टली। सकते हैं। यही होता है कि डिफरेंट इंटरेस्ट को आप आइडेंटिफाई कीजिए। अमेरिका और रशिया ने अपने टेररिज्म के इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई किया और एक दूसरे को बताया कि देखो तुम्हारे यहाँ ये होने वाला है, सतर्क हो बेशक। जाओ। जबकि अमेरिका चाहता तो तालियां बजाता है, और मारो और मारो। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली। ये बड़ी, ये बात बिल्कुल बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस तरह की चीज़ों में वो एक दूसरे के साथ जो शेयरिंग है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, वो भी करते हैं। मॉस्को अटैक से पहले अमेरिकन जो CIA है और ये बाकी लोग FBI वगैरह, उन्होंने ये चीज़ की। और मेरे ख्याल में हम सबको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। एज ए पाकिस्तानी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम ज़्यादातर इन चीज़ों का शिकार रहे हैं, कि हम कभी अमेरिका की जाके गुलामी में पता नहीं कहाँ किस हद को जाके छू लेते हैं, कभी चीन की खुशामदी में, कभी सऊदी अरेबिया की, कभी ईरान की। अनफॉर्चुनेटली वो लोग अपना-अपना काम कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया भी बेहतरीन चल रहा है, ईरान भी हमसे बेहतर, बहुत बेहतर चल रहा है, चीन भी बेहतर चल रहा है, अमेरिका तो खैर सुपर पावर है दुनिया का। तो हमें अपनी चीज़ों को सोचना पड़ेगा, और वो करना पड़ेगा जो हमें लगता हो कि वाक़ई में हमारे पाकिस्तान को और हमारी पाकिस्तान की जनता को उससे फ़ायदा हो सकता है। ये नहीं कि अगर कुछ लोगों को, हमारी एस्टेब्लिशमेंट को, हमारे ब्यूरोक्रेसी को, या हमारे कुछ पॉलिटिकल लोगों को उसका बेनिफिट मिल रहा है, वो कहे यार कर दो, क्योंकि हमें फायदा हो रहा है। तो ये वाली चीजें, रविश, ये रवैया, ये तरीका, ये बिहेवियर बदलना पड़ेगा, तो तब जाके चीजें बेहतर होंगी। और हाँ, नेबरिंग के साथ हालात को बेहतर करना भी एक बुनियादी चीज है। खैर एनीवे, डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो ज्वाइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। थैंक यू सर।